हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते सरकार ने ये कहा है कि घर से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके लिए मैं थोड़े से प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा हमने जब क्लास बंद हुई थी, काफ़ी समय हो गया है, तो उस समय हम यूएनओ पढ़ रहे थे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पता ही है, मैं पहले ही थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं इसके बारे में कि यूएनओ का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि क्लास बंद हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आप भूल गए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा उसके बारे में हम देखते हैं। यूएनओ का निर्माण से पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके बाद शांति की स्थापना के लिए ये राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था। लेकिन जब राष्ट्रसंघ सफल नहीं हुआ और दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध झेलना पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध बड़ा ही भयंकर युद्ध था, क्योंकि ये परंपरागत शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था। इसमें परमाणु तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे लाखों की संख्या में सिविल नागरिक भी मारे गए थे, सैनिक भी मारे गए थे। विश्व को बहुत बड़ी जनधन की हानि हुई थी। तो इस चीज़ को पुनः न दोहराया जाए एक बार फिर, इसके लिए कुछ बुद्धिजीवी मिले और उन्होंने राष्ट्र संघ की तरह या राष्ट्र संघ के अनुभवों को प्रयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की बात शुरू की। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि आपको पता ही है, इसके निर्माण में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का बड़ा योगदान रहा है। जब विश्व दो खेमों में बंटा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जो उस समय यूएसएसआर था, और उसके समर्थन वाले लगभग 26 उसके यानी मित्र राष्ट्र संगठन के समर्थन वाले 26 अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल थे। दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी और कुछ उनके सहयोगी राष्ट्र थे। तो ऐसा महसूस किया गया कि जैसे जैसे धुरी राष्ट्रों की शक्ति बढ़ रही है और ये बढ़ी हुई शक्ति प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए खतरा है, और इस खतरे को कम करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसको यूएनओ हम कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जिससे कि प्रजातंत्र और स्वाधीनता के आदर्शों को बचाया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर प्रजातंत्र और जो स्वाधीनता के आदर्श थे उनको बड़ा झटका लगना था। तो इसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना के लिए कई सारे सम्मेलन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे टम्बाटॉक सम्मेलन हुआ था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, अलग अलग जगह पर सम्मेलन हुए। तो पहला सम्मेलन 1 जनवरी 1942 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका का एक शहर है, उसमें हुआ, जिसमें 26 मित्र राष्ट्र, लगभग 26 मित्र राष्ट्रों ने, और जिसमें यूएस, रूस, यूके, चीन जैसे राष्ट्र थे शामिल हुए, और एक संगठन की आवश्यकता को महसूस किया गया। और उसी दौरान रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र नाम के एक संगठन के निर्माण की बात की गई। तो कहने का मतलब, संयुक्त राष्ट्र संघ नाम है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया था। आपके लिए बता देता हूँ, जो राष्ट्र संघ है उसके में वहाँ के अमेरिका के ही दूसरे राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान था। तो कहने का मतलब, उस राष्ट्र संघ की असफलता के पीछे भी यही कारण था कि अमेरिका उसका सदस्य नहीं बना था। लेकिन अब की बार ऐसी गलती नहीं की गई, अमेरिका इसका सदस्य बनाया गया और विश्व को एक
नए युद्ध से बचाने के प्रयास शुरू किए गए। इसी क्रम में सैन फ्रांसिस्को के बाद में दूसरा सम्मेलन वहीं हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हुआ 1 जून 1945 को, जिसमें लगभग 50 सदस्यों ने भाग लिया। 50 सदस्यों ने भाग लिया और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिस घोषणा पत्र को हम यूएनओ का चार्टर कहते हैं, जिसमें 111 अनुच्छेद है और प्रस्तावना को शामिल किया गया है। 26 जून तक सभी राष्ट्रों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन पोलैंड ने अभी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, उसने बाद में किए। इसलिए इसके फाउंडर सदस्य 50+1 यानी 51 है, यानी +1 का मतलब जो पोलैंड था उसने बाद में हस्ताक्षर किए। टोटल 51 राष्ट्रों की सहमति से 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो एक बार अस्थायी था उसको लेक सक्सेस यूएसए का एक शहर है, उसमें बनाया गया 1946 में। इसको फिर उसके जो अब वर्तमान में स्थायी मुख्यालय उसमें शिफ्ट कर दिया गया न्यूयॉर्क में। इसका स्थायी मुख्यालय आजकल न्यूयॉर्क बड़ी चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस का एपिक सेंटर अभी न्यूयॉर्क बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क ही है, वहीं पे यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसमें इसके यूएनओ के 17 अभिकरण हैं और 14 मुख्य कार्यक्रम और नीतियां हैं, जो विश्व के अनेक कोनों में संचालित हो रही है और विश्व के सभी मानवों के लिए ऐसा किया जा रहा है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हो चुके हैं, 193 सदस्य इसके हैं। तो ये यूएनओ के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। अब यूएनओ के निर्माण के बाद में जब घोषणा पत्र बनाया जा रहा था तो इसके अलग अलग अभिकरण बनाए गए, अंग बनाए गए, ऑर्गन्स बनाए गए, जिसमें हमने कुछ ऑर्गन्स का अध्ययन क्लासरूम में कर लिया है, जैसे महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, न्यास परिषद, ट्रस्टशिप, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें से हमने महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्ययन कर चुके हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं, जिनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा किया जाता है। तो ऊपर वाले अंगों का हमने पहले भी क्लास में चर्चा कर ली है, तो आपके नोट्स होंगे आपके पास, उसमें आप देख लेना, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम, जैसे मैंने 2 दिन पहले आपके लिए कुछ कंटेंट डाला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, आपने वो पढ़ा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने घर बैठ के पढ़ा होगा। तो आज हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ी सी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का काफ़ी महत्वपूर्ण और छठा अंग है, ऑर्गन्स है, जो कानून से संबंधित जितने भी विवाद यूएनओ में आते हैं उनके लिए उनको सुनने का काम ये करता है। सिर्फ कानूनी विवाद, याद रखिए, सिर्फ कानूनी विवाद, राजनीतिक विवादों को इसमें नहीं सुना जाता है। इसके सामने इसका कोई सदस्य कोई भी मामला ला सकता है, या फिर यदि सुरक्षा परिषद को ऐसा लगता है कि ये कानूनी मामला है तो वो भी इसके लिए सिफारिश कर सकती है या इसके सम्मुख प्रस्तुत कर सकती है। किसी अन्य संस्था को भी ये राय दे सकता है, परामर्श दे सकता है, लेकिन याद रखिए व्यक्तिगत मामले या किसी संस्था के इंस्टीट्यूशन के मामले इसमें नहीं सुने जाते। सिर्फ राष्ट्रों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो ही सुने जाते हैं। व्यक्तिगत और इंस्टीट्यूशनल किसी भी तरह के कोई मामले नहीं सुने जाते, क्योंकि उन मामलों के लिए हर स्टेट में अलग अलग अपनी न्याय व्यवस्था है, अपने कोर्ट है, तो उनमें सुने जाते हैं। और इसमें जो निर्णय सुनवा दिया जाता है उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई अपील भी नहीं की जाती।
और कई बार राष्ट्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो फिर अपील नहीं कर सकते, बल्कि प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं, ताकि यदि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से निर्णय सुनाते समय कोई भूल हुई है तो उसको सुधार किया जा सकता है। डंबार टॉक्स जब सम्मेलन हुआ था उसमें यूएनओ के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसको बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कुछ न्यायविदों के सम्मेलन के द्वारा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई। जो न्यायविद थे उनकी राय के आधार पर ही इस कोर्ट की स्थापना की गई है। यूएनओ का चार्टर जिसमें 111 अनुच्छेद है, उसके आर्टिकल 92 से लेकर 96 तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 94 में कहा गया है कि इसके सदस्य राष्ट्रों को इसके जो निर्णय है उनका पालन सही ढंग से, अच्छे ढंग से करना चाहिए। यदि कोई राष्ट्र इसके निर्णयों का पालन नहीं करता है तो फिर दूसरा जो प्रतिपक्ष है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है, और उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम आपको पता ही है कैसे करती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे की गई, इसमें कितने न्यायाधीश हैं और इसकी प्रक्रिया कैसे, इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आर्टिकल 92 में इसके संगठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 92 है, उसमें इसकी सदस्य संख्या यानी इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, तो इसकी संख्या 15 रखी गई है, जो अलग अलग राष्ट्रों से चुने जाते हैं। किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर नहीं चुना जाता है, बल्कि उनको उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अब योग्यता कौन सी होगी, तो योग्यता के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके राष्ट्र में न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होगी, उसी योग्यता के आधार पर उसका निर्वाचन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए किया जाएगा। कैसे किया, कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब जिसकी सिफारिश सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य करते हैं, यानी पांचों के 5 सदस्य आपको पता है स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो जिसकी सिफारिश करते हैं उसका निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में 3 अप्रैल 1946 में हैग में की गई थी। हैग में इसका मुख्यालय है, याद रखना, पूछा जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है, या इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट कहाँ पे है, हैग में है। इसकी स्थापना भी याद रखना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। और इसका एक संविधान बना है जिसमें 70 आर्टिकल है। याद रखिए ये आर्टिकल 70 आर्टिकल है वो जो यूएनओ के चार्टर के 111 आर्टिकल से अलग है। इसका सेपरेट संविधान है, यूएनओ के संविधान से अलग है। यूएनओ के संविधान में सिर्फ 4 आर्टिकल 92 से 96 तक ही बताया गया है, और उसके बाद में इसके खुद के 70 आर्टिकल हैं जिसके आधार पर ये किसी निर्णय तक पहुंचता है। इसके निर्णय, इसमें 5 जज रखे गए हैं। इसके निर्णय की प्रक्रिया है वो बहुमत से की जाती है, यानी 15 में से सॉरी मैंने अभी 5 जज बोले, बल्कि 15 जज हैं। 15 में से बहुमत यानी 9, लगभग 8 या 9 जजों की सहमति होनी चाहिए। जिस मामले में यदि बहुमत नहीं बनता है तो उसमें फिर जो सभापति होता है वो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। इसमें एक सभापति और एक उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है। वो अपने सदस्यों में से ही 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 3 वर्ष बाद में फिर दूसरे सभापति और उपसभापतियों का निर्वाचन किया जाता है। अब जो न्यायाधीश चुने जाते हैं वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 9 वर्ष की इनका कार्यकाल होता है। भारत के बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, अभी हाल ही में राजस्थान से हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। उससे पहले भी 1-2 लोग और भी गए हुए हैं।
इसमें प्रक्रिया, इसकी जो भाषा है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। यानी इसकी जो प्रक्रिया की जाती है वो फ्रेंच और इंग्लिश में की जाती है, बाद में उसका अनुवाद कर दिया जाता है, लेकिन आधिकारिक भाषा है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। जैसे यूएनओ की 6 भाषा है, वहीं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी 2 भाषा फ्रेंच और इंग्लिश है। अब इसका क्षेत्राधिकार कौन सा होगा? क्षेत्राधिकार यानी एक तो इसका ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है, यानी ऐसे मामले जो कोई राज्य जो इसका सदस्य है या फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके लिए परामर्श के लिए बोला है या फिर इसके लिए इसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे मामलों को ये सुनता है। यानी जो मामले राज्यों के द्वारा इसके सम्मुख पेश किए जाते हैं आर्टिकल 36 के तहत, तो उनको हम ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में रखते हैं। दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार यानी कंपलसरी है, जैसे संधियों की व्याख्या करना, इंटरनेशनल लॉ से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है उसकी व्याख्या करना इसका अनिवार्य कार्य है। और तीसरा कार्य परामर्श या तीसरा क्षेत्राधिकार परामर्श एडवाइजरी क्षेत्राधिकार, यानी जैसे किसी राष्ट्र के जो कोर्ट होता है उसमें राष्ट्रपति एडवाइस मांग सकता है, उसी तरह इससे भी यूएनओ की सुरक्षा परिषद या यूएनओ की महासभा या यूएनओ के कोई दूसरे अंग इससे परामर्श के लिए इससे निवेदन कर सकते हैं, तो वो इसका परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होगा। इसके कौन से ऐसे इस मान लो बेस क्या होता है, जो कानून है वो कौन कौन से हैं या फिर किस आधार पर ये निर्णय करता है, तो उसमें हम 3 चीज़ों को रखते हैं। जैसे एक तो अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं, रीति रिवाज जो सामान्यतः प्रयोग में ली जाती है। दूसरा सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत, यानी जो सभ्य राष्ट्र हैं उनके जो कानून हैं, उनके जो सामान्य सिद्धांत है उनके आधार पर, और विभिन्न जो न्यायाधीशों ने अब तक विभिन्न निर्णय दिए गए हैं उनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। गुड एंड स्पीच ने लिखा है, गुड स्पीड ने लिखा है कि अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय ने एक ऐसे विश्व समाज में कार्य करता है जो अभी भी इसे महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तैयार नहीं है, अथवा वह भी कार्य करने देने के लिए तैयार नहीं है जो चार्टर में इसके लिए निर्देशित किया गया है। कहने का मतलब गुड स्पीच है वो एक तरह से इसकी आलोचना करते हैं कि यह एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जिसमें जो इन्वायरमेंट के एक्टर हैं वो इसको कार्य करने नहीं देना चाह रहे हैं, या यूं कहें कि जो इसके चार्टर में जो लिखे हैं वो ही कार्य इसको करने नहीं दिए जा रहे हैं, यानी लोग इसके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लोगों का मतलब यहाँ राष्ट्रों से है। राष्ट्र जैसे अमेरिका, बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे तो लिखा गया है कि इसके निर्णयों का पालन करना चाहिए, यदि नहीं करता है तो सुरक्षा परिषद इसमें कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सुरक्षा परिषद तभी कार्रवाई करती है जब 5 सदस्य एक मत होते हैं, यानी कोई एक सदस्य वीटो कर देता है तो फिर सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब कि जब जो कोल्ड वार चला था, एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ यूएसए था, यानी अमेरिका था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, तो उस समय इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, या यूं कहें कि इसको एक तरह से विकलांग कर दिया गया था, क्योंकि हर जो विश्व शक्ति है वो वीटो कर रही थी। इसके निर्णयों को पालन करवाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हर राष्ट्र है वो इसका विरोध करता तो सुरक्षा परिषद के पास प्रतिवादी जाता और सुरक्षा परिषद में वीटो हो जाता। तो बहुत सारे राष्ट्रों ने इसके
जो निर्णय थे उनका उल्लंघन किया, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां इसी के सदस्य इसको काम करने नहीं देना चाह रहे हैं, तो ये फिर भी काम कर रहा है। इसने आज तक बहुत सारे ऐसे जो विवाद थे उनको सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये यूएनओ के बारे में आज पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।